वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे चैप्टर 11 क्लास 11 केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट ए। एक्सप्लेन द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इनर्ट क्यों है, ये रिएक्शन क्यों नहीं करती, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ देखें एटॉमिक नंबर 7 है, तो टोटल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s में 2 आगे, 2s में 2 आगे, और 2p में 2px, 2py और 2pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बना रही है यहाँ पे। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल कंप्लीट हो जाएगी। नाइट्रोजन कैन गेन और शेयर 3 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, फिर गेन भी कर सकती है, नॉर्मली शेयर करती है और N2 गैस बना रही है, देखें अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगी। सो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा 2 नाइट्रोजन एटम। द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड डबल और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट बॉन्ड एनर्जी इज अबाउट 1000 किलो जूल पर मोल। हैंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। दैट इज वाई नाइट्रोजन गैस रिएक्ट ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में वो रिएक्ट करती है, अदरवाइज इट इज अ अनरिएक्टिव इनर्ट गैस। पार्ट बी, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनिया सोल्यूशन। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ये एक्वस है, ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं, और साथ में आएगा अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। ये एक्वस सोल्यूशन और ये लिक्विड, तो ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है इसकी। नेक्स्ट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल फॉर रिएक्शन ऑफ सॉलिड अमोनियम सल्फेट विद सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट किया तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये अपने पार्टनर चेंज हो जाएंगे ऐसे देखें, प्लस अमोनिया एंड प्लस H2O। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमने स्टेट्स भी लिख ली हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। पार्ट 2 A, ammonia made in industry using the Haber process. Write the balance equation to show the synthesis of ammonia, इट्स एलिमेंट इंक्लूडिंग द कैटलिस्ट। तो यहाँ देखें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो अमोनिया बना देगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है। यहाँ पे लिख दी हमने इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 से 200 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है 450 से 500, उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। यहाँ भी आप रिएक्शन को देख सकते हैं, यहाँ पे 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जितना हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जितना हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, और जितना ज्यादा हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास आउटपुट आएगी। इसलिए आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। आयरन कैटलिस्ट टेम्परेचर 400 से ज्यादा और कम करेंगे तो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 400, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और थर्मोडायनेमिकली आइडियल है। इट मीन दैट अगर हमने 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करना है हमने, तो हमारे लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये थर्मोडायनेमिक होगा, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। इसके अलावा एम्बिएंट कंडीशन भी दी हुई है, आप इस प्रोसेस के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और एम्बिएंट कंडीशन में स्टेबिलिटी फॉर लो ओवर पोटेंशियल, लो ओवर पोटेंशियल की कंडीशन में भी आप बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाइक बच्चों के लिए, वरना आपके लिए आंसर यहाँ पे तक है, ये ठीक है यहाँ तक। इसको हम आगे डिटेल से आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए आपने आयरन को कैटालिस्ट यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करेंगे तो हमारी मैक्सिमम यील्ड आ जाएगी। जोक ऑफ द वीडियो, वेयर इज अमोनिया ऑन द प्रोडक्ट टेबल। अमोनिया प्रोडक्ट टेबल में कहाँ है, कहाँ है प्रोडक्ट टेबल में अमोनिया, मुझे तो नजर नहीं आ रही। तो ये तो बहुत फनी सी चीज हो गई, क्योंकि अमोनिया एक कंपाउंड है और प्रोडक्ट टेबल तो है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स। इसका मतलब प्रोडक्ट टेबल के अंदर तो अमोनिया नहीं हो सकती। लेकिन क्वेश्चन को हम दोबारा गौर से पढ़ते हैं, वेयर इज अमोनिया इन द प्रोडक्ट टेबल नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑन द प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल के ऊपर अमोनिया कहाँ है, तो प्रोडक्ट टेबल के ऊपर अमोनिया यहाँ पे है। तो जोक ऑफ द वीडियो, प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ एलिमेंट्स दिए जाते हैं, कंपाउंड्स नहीं दिए जाते। और यहाँ पे था ऑन द प्रोडक्ट टेबल, तो प्रोडक्ट टेबल के ऊपर ये अमोनिया बैठी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट हमने बनाई, देखें एक्वा सोल्यूशन, फर्टिलाइजर फ्रॉम अमोनिया सोल्यूशन, ये अमोनिया सोल्यूशन है, इसको हमने H2SO4 के साथ ऐड किया, दोनों एक्वस हैं, तो ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका प्रोसेस भी शो किया गया है।
कि कैसे लिक्विड अमोनिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, उसे बॉल्स्टन टावर से लेके जाते हैं रिएक्टर में, फिर उसमें फाइनली क्रश जिप्सम डाली जाती है, फिर उसमें लेके जाते हैं वैक्यूम फिल्टर में जहाँ उसमें पानी डाला जाता है, उसमें 25% अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन तैयार होता है, फिर हम उसे क्रिस्टल एवेपोरेटर में लेके जाते हैं, नेक्स्ट हम उसे ले जाते हैं रोटेटरी ड्रायर में, वहाँ खुश्क की जाती है और वहाँ से हॉट एयर देने पे, ये हॉट एयर इनोड देने पे हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में अमोनियम सल्फेट मिल जाती है। Concept Assessment Exercise 11.2. In many countries, new cars have complied with the regulation which is intended to reduce the pollutant. न्यू कार के लिए हमने कुछ रेगुलेशन बने हैं काफी कंट्रीज में ताकि पोल्यूटेंट को कम किया जाए जो इंटरनल कम्बशन इंजन से निकलती हैं। टू पोल्यूटेंट दैट मे बी फॉर्म इन इंटरनल कम्बशन इंजन आर, दो मेन पोल्यूटेंट हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और तीसरा होता है अनबर्न हाइड्रोकार्बन। अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी है। तो आउटलाइन हो ईच ऑफ दीज पोल्यूटेंट मे बी फॉर्म इन इंटरनल कम्बशन इंजन। इंटरनल कम्बशन इंजन में ये कैसे बनते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कम्बशन। जब इनकम्प्लीट कम्बशन होती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट कम्बशन जब होती है ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, जिसमें हमारा इंटरनल कम्बशन इंजन भी शामिल है, तो उससे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बाकी प्रोसेस भी दिए हुए हैं। और जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हम कर लेते हैं टेम्परेचर वेरी हाई, ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाती है जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और ये ही नाइट्रोजन ऑक्साइड जब इसे कहीं से ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मली धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। इसके अलावा पार्टिकल मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड भी, जो सल्फर या लेडेड कंपाउंड यूज करते हैं, सल्फर फ्यूल यूज करते हैं, उनके धुएं में ये वाले कंपाउंड भी शामिल होते हैं। तो सिर्फ 2 पूछे थे तो हमने यहाँ पे 5 कर लिए। अगर हम सल्फर फ्यूल यूज करेंगे, सल्फर पेट्रोल, सल्फर डीजल यूज करेंगे, तो हमारी गाड़ियों के इंटरनल कम्बशन इंजन में जो हमारे पास दूसरी जो गैस यूज होगी वो है सल्फर डाइऑक्साइड। उसका रिएक्शन भी बहुत ईजी है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ ऐड करेगी, यानी कि बर्न करेगी। इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर पे भी बर्न कर जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। हमारा सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन, जैसे सल्फर हमने देखा था बहुत इजीली बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है, नाइट्रोजन ऐसे ही बर्न नहीं होती। नाइट्रोजन हमने पढ़ा अभी एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन अब को बर्न होने के लिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए। तो इंजन के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, और यहाँ पे प्रेशर भी बहुत हाई हो जाता है। दोनों चीजें हाई हो जाती हैं जिससे हमारी एटमॉस्फेयर की इनर्ट नाइट्रोजन गैस भी टूट जाती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना देती है। अगर आपको फिजिक्स में इंजन के स्ट्रोक से बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। पोल्यूटेंट्स पार्ट बी में देखें, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस of internal combustion engine by catalytic converter which are replaced by the exhaust system of the car। तो कार की एग्जॉस्ट सिस्टम में हमने कैटालिक कन्वर्टर लगाए होते हैं। कैटालिक कन्वर्टर इस पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम बहुत मतलब सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवा के वो नॉन पोल्यूटेंट गैसेज में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए होती है अनबर्न हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए। तो ये कैटालिक कन्वर्टर जो हमारे प्लूटन गैसेज है उसे बर्न करते हैं, उसको फॉर्म चेंज करते हैं, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास चली जाती है, तो सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के पास चली जाती है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। तो नाइट्रोजन दोबारा इनर्ट बन जाती है, और जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं, और ठीक, और H2O वेपर और CO2 बना देते हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कैटालिस्ट इन कैटालिक कन्वर्टर। तो कैटालिस्ट इस प्रोसेस में कौन सा यूज होता है, देखिए यहाँ पे कैटालिस्ट दी हुई है, प्लेटिनियम, पैलेडियम और होडियम। ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इन रिएक्शन को करवाने के लिए। मेनली कैटालिक कन्वर्टर में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम यूज होते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ वन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन विच बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिमूव। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों जो रिमूव हो के कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनाते हैं, इसकी हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। वेरी इजी इक्वेशन है, वेरी इजी इक्वेशन। ये लहदा कैसे काम करते हैं, ये नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन है ये चली जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 2 हमने लिख दिया और 2 में N2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन में, जिसमें से अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकाला जाए तो इसकी इक्वेशन ये बन जाती है। प्री मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, इट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू नाइट्राइट्स एंड फाइनली इनटू नाइट्रेट्स। और डीनाइट्रिफिकेशन इसका रिवर्स हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस। नंबर 2, इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये कौन सा प्रोसेस है? इट इज रिडक्शन प्रोसेस। इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और ये यानी कि जिसे कहते हैं एरोबिक। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिक। इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्योंकि सॉइल में डाल देते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन सॉइल इंक्रीज कर देती है, जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, और ये डिक्रीज कर देती है अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। इट कैरीड आउट बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है नाइट्रो मोनोस बैक्टीरिया, कैरी बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसे कहते हैं सीडोमोनास बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजीद देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, अमोनिया को नाइट्रेट्स में तब्दील करने के प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइल्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस, तो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना हमारा कहता है नाइट्रिफिकेशन, और हमारे पास नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स दोनों को N2 गैस में कन्वर्ट करना कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस इज डन बाय मोस्टली बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जिसे हम एरोबिक कंडीशन या एरोबिक रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं, अभी पढ़ा है हमने। और ये प्रोसेस होता है इस बार डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफाइंग जो नुकसान पहुंचाते हैं अंडर एन एरोबिक कंडीशन, यानी कि बगैर ऑक्सीजन के। इस रिएक्शन के जो प्रीकर्सर हैं, रिएक्टेंट है हमारे पास, वो है अमोनिया, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइल्स। और इस डीनाइट्रिफिकेशन में जो हमारे पास प्रीकर्सर रिएक्टेंट है वो है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइल, और इसका जो प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोजन गैस। ये प्रोसेस प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है नाइट्रिफिकेशन, बिकॉज दे कैन नॉट अब्सॉर्ब, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस एयर से अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। और ये प्रोसेस कहाँ पे यूजफुल है? ये प्लांट्स के लिए तो नुकसानदेह है। दिस प्रोसेस एप्लीकेशन इज द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसको हम यूज करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, बेनिफिशियल फॉर इक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद है। नाइट्रिफिकेशन करते हैं नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास, अभी हमने पहले ही पढ़ा, तो इसमें एक एग्जांपल डाल देते हैं नाइट्रोबैक्टर और सम एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसमें हमने साइटोमोनास पढ़ ली एग्जांपल, और ये दूसरी है थियोबैसिलस, इज सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो यानी मजीद कोई डिफरेंस देखें, हम मजीद डिफरेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रिफिकेशन, बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट अमोनिया, फिर वही रिएक्टेंट हमारे पास अमोनिया है, जो अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर देगा पहले नाइट्राइट में और बाद में नाइट्रेट में, उसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। Plants can make up these oils and animals obtain nitrogen from eating plants. अब plants इन nitrates और nitrates और nitrite को लेते हैं, और उनको नाइट्रोजन मिलती है, और उन प्लांट्स को जब एनिमल खाते हैं तो उनको भी नाइट्रोजन मिलती है। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, पौधों के लिए और इंसानों के लिए और जानवरों के लिए बहुत जरूरी प्रोसेस है। डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू सॉइल और वाटर टू गैसियस, ये मट्टी और पानी की जो नाइट्रोजन है इसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देती है। अगर मट्टी में रिएक्शन हो रहा है तो ये नुकसानदेह है, लेकिन अगर वेस्ट वाटर में हो रहा है तो ये फायदेमंद है, रिलीजिंग इट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये बेसिक्स आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 11.3। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है मैनी प्रोसेस इंडस्ट्री में, मेजर इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड पास एयर बाय बर्निंग प्रोसेस, राइट दिस क्वेश्चन। तो सल्फ्यूरिक एसिड पहली इक्वेशन क्या होगी? तो सिंपल है, सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इसको हमने यहाँ पे बर्न कर दिया और सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब बर्निंग गैस पास ओवर द कैटलिस्ट, इस गैस को हम कैटलिस्ट से पास करते हैं 400 से 550, ये टेम्परेचर डिफरेंट आएंगे अकॉर्डिंग टू यील्ड, टेम्परेचर डिफरेंशिएट करने से हमारी यील्ड डिफरेंट हो जाती है। इन द रिएक्शन चैम्बर, नेम द कैटलिस्ट यूज फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा केमिकल यूज होता है? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारे पास वैंडियम 5 ऑक्साइड या V2O5, ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। राइट इक्वेशन विच शो सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने देखें, सल्फ्यूरिक एसिड है ये इथानोल, इथाइल अल्कोहल में से डिहाइड्रेट करेगा। डिहाइड्रेट मींस डी मैंने होता है निकाल देना, हाइड्रेट मैंने पानी, डिहाइड्रेशन, इंसानों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसे फिर हम ड्रिप्स लगवाई जाती हैं हॉस्पिटल्स में पानी कमी पूरी करने के लिए, तो डिहाइड्रेशन मीन उनकी पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ से हमने इथानोल, इथाइल अल्कोहल में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो पानी रिलीज कर देता है, तो क्या बन जाता है? सिंपल इथीन। और ये एस जो पार्ट ए का क्वेश्चन था यहाँ भी दिया हुआ है, सिंपल
बर्निंग प्रोसेस में S8 और O8 भी 8SO2 में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? क्योंकि ये नॉर्मली सल्फर की एक एलोट्रोपिक फॉर्म S8 भी है। ये सिंपल रिएक्शन दिया हुआ है सल्फर ऑक्सीजन के साथ, लेकिन एग्जैक्ट में सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो S8 है। सिंपल S तो नहीं होगा, तो वो 8 ऑक्सीजन से रेड करके SO2 बना देते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और एक्सरसाइज क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।